नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 इतिहास के चैप्टर 1 के सबसे आसान एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी नोट्स पढ़ेंगे, जो बोर्ड पर परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह पहला अध्याय है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से इसमें जितने भी परीक्षा उपयोगी बोर्ड और कंपटीशन दोनों की जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी परीक्षा के लिए क्या जरूरी होता है? भूमिका जरूरी होता है। तो भूमिका में क्या है? इस हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं और हम यह सोचते हैं कि क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ। और इस सवाल का जवाब हमें किससे मिलता है? इतिहास से मिलता है। इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल वह काल भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती है, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब हम लोग अगर कोई भी इतिहास जानना रहता है थोड़ा बहुत पीछे के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? किसी से पूछते हैं या अपने पूर्वजों से पूछते हैं, नानी दादी, किसी से कहानी सुन के हम लोग जानते हैं। लेकिन हजारों 10,000 साल पहले की जो इतिहास है उसकी जानकारी हम लोग कहाँ से लेते हैं? उसकी जानकारी हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल में जितना भी उत्खनन हुआ है या जो भी वस्तुएं हैं उनसे हम लेते हैं। इसमें दूसरा टॉपिक हो गया कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था। जितनी भी नदियों के किनारे भूमि है आज भी उपजाऊ है और उस समय भी थी, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए उस समय ज्यादा उपजाऊ थी। यहाँ खेती का काम आसान था। नदियों के रास्ते व्यापार की सुविधा थी। ऐसे ही अनेक परिस्थितियों सभ्यता के विकास में सहायक होती हैं। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। अब नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि क्यों होती है? चूंकि वहां पे पानी की मात्रा अच्छे से मिलती है। दूसरा कि वहां पे जितने भी बाहरी लोग होते हैं जो व्यापार के लिए आते हैं वो क्या करते हैं? नाव से आते हैं। हम जानते हैं कि नाव से जो भी वस्तुएं जाती हैं बड़े बड़े जहाजों से, वो बहुत दिनों तक सुरक्षित रहती है। इसलिए हम नदियों के किनारे की भूमि को सबसे पहले अपना आश्रय बनाएं। ये प्राचीन काल से है। आज हम उस विकसित भूमि को क्या कहते हैं? जो नदियों के बाहर, नदियों के बगल में जो बनाया जाता है उसे हम लोग पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। अगला टॉपिक है मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों का औजार और हथियार बनाना शुरू किया। जब सभ्यता का विकास हो गया और मनुष्य जब रहने लगा, एक जगह पे अस्थायी रहने लगा, तो उसने क्या किया? हथियार बनाना शुरू किया। हथियार, बिना हथियार का कोई भी काम नहीं होता था। रोजमर्रा की जो भी वस्तुएं होती थी उनको बिना हथियार का हम लोग नहीं कर सकते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण खोज थी। अब इसमें कौन सी महत्वपूर्ण खोज थी? हथियार को बनाना। इसको लिए हमने क्या किया? पहले पत्थरों से शुरू किए। आगे हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण खोज थी। यह आज के समय में हम लोग को लगता है, लेकिन उस समय के जिसमें हम लोग नाखून और अपने हाथ की मजबूती से जो काम करते थे, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? हथियार का प्रयोग शुरू कर दिया। अब हथियार का प्रयोग जब हुआ तो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। मौलिक परिवर्तन आ गया मतलब कि मनुष्य अब बहुत सारी जो काम 5 दिन 6 दिन में करता था वो मनुष्य क्या करने लगा? बहुत कम दिनों में करने लगा। यह जो नोट्स है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का सम्मिलित नोट्स है और ये परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए आगे हम देखते हैं कि राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ मतलब मनुष्य एक जगह रहने लगे, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। उसके बाद वो क्या करने लगे? वो राज्य का निर्माण करने लगे और इसी से हम लोगों का राज्य का आरंभ हुआ। और इससे संबंधित क्या हुआ? सैनिक, प्रशासनिक, राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। अब जब मनुष्य जहां रहेगा वहां पे लफड़ा तो जरूर होगा, लड़ाइयां झगड़े होंगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सैनिक को रखना पड़ेगा। सैनिक कौन होते थे? उसी समय हमारे और आपके बीच में जो आज भी लोग जाते हैं, जो सैनिक बनते हैं, वही सैनिक होते थे। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। धर्म के क्षेत्र में क्या हुआ? नए नए धर्म आए। जो पुराने धर्म थे उनको व्याख्या होने लगी और उसमें एक दर्शन का विचार आया, धर्म का विचार आया। और इनसे उत्पत्ति होने के बाद धीरे धीरे धर्म के क्षेत्र में भी लोग बहुत सारी चीजों को महसूस किए और उसको लागू भी किए। इसके बाद अब क्या हुआ कि हजारों साल पहले क्या हुआ, यह कैसे पता लगा? अब हमारे मन में ये समस्या उत्पन्न होती है, या हम कभी अस्थिर से या
शांति से बैठते हैं तो सोचते हैं कि हजारों साल पहले क्या हुआ है, कैसे पता लगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविजन, अखबार की मदद लेते हैं। जो भी घटनाएं घटती है उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर की हम लोग क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। अब एक यहाँ पे टर्म आ गया न्यूज, NEWS, न्यूज का, न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर क्यों कहते हैं, तो इसका क्या है कि न्यूज जो है वो चारों तरफ की, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों तरफ की जो दिशाएं हैं उससे हम लोग को क्या मिलती है, चारों तरफ की जो खबर मिलती है और एक हाथ में एक कागज के माध्यम पे लिखित होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर कहते हैं। पेपर मतलब कागज और न्यूज मतलब चार, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। थोड़ा सा टर्म आया इसलिए बता दें। पहले दिन क्या हुआ था, किसी से पूछते हैं। 10 साल पहले क्या हुआ, हम अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी पूर्वज, नाना नानी से पूछते हैं। लेकिन हजारों साल पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है तो किससे प्राप्त करते हैं, इतिहास से प्राप्त करते हैं। इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम लोगों को सांस लेना महत्वपूर्ण है। इसलिए इतिहास को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको गहनता से पढ़ना पड़ेगा। हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी हमें किससे मिलती है, इतिहास से ही मिलती है। इसलिए इतिहास बहुत ही जरूरी विषय है, इसको हम लोग को बहुत अच्छे से करना है। लोग कहाँ रहते थे, अगला टॉपिक क्या है कि लोग कहाँ रहते थे। तो लाखों वर्ष पहले से लोग नदी के तट पर रह रहे हैं। पहले भी जो नदी के तट पे लोग रहते थे, और इसके पहले के टॉपिक में हम लोग विस्तृत व्याख्या किए हैं कि उस समय क्या होता था कि नदियों के बगल में रहने का सबसे प्रमुख कारण है कि नदियां के बगल की जो जमीन होती है उपजाऊ होती है। आज भी जहां बाढ़ आता है उसके बाद वहां देखिएगा बाढ़ से बहुत सारी तबाही मचती है, लेकिन उसके बाद बाढ़ आने के बाद क्या होता है, वहां फसल उस साल बहुत अच्छे होते हैं। चूंकि उसका हम लोग भूगोल में विस्तृत पढ़ेंगे कि क्यों होता है, लेकिन एक टर्म आया इसलिए हम बता दिए। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। लोग उसमें से बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग क्या थे, कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो किसी भी चीजों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके एक जगह उसको मतलब स्टोर करते हैं, उसको संग्राहक कहते हैं। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जब शुरू शुरू में जीवन व्यवस्थित हुआ तो उस समय क्या थे, उस समय पेड़ पौधा बहुत सारे था, जंगल ही जंगल था। तो इन लोग जो संग्राहक थे वो क्या करते थे, हर जंगल में वो लोग चहलकदमियां करते थे और उससे वो लोग सीखते थे और उसको अपने अनुभव के आधार पर उस समय के लोगों को बताते थे। इसलिए उनको क्या कहते थे, संग्राहक कहते थे, क्योंकि उनको जंगलों की विस्तृत जानकारी होती थी। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा, संपदा मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक संपत्ति, उससे क्या होते थे, परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, वो अपनी भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अब इसमें वो लोग क्या किए, बहुत खोज किए होंगे कि कौन पौधा खाने वाला है, कौन जहरीला है, कौन क्या है। तब उन्होंने क्या किया, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका जड़ खाया जाता है, इसका पत्तियां खाई जाती हैं, इसका छाल खाया जाता है। इन सब चीजों को वो लोग क्या करते थे, संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। वे लोग क्या करते थे, जानवरों की शिकार भी करते थे। शिकार से मांस, उसके खाल, उसके चमड़े, जो भी जो वस्तुएं जिस काम की होती थी उसको वो भी वो लोग इकट्ठा करते थे। तो आप लोग एक बात समझ जाइए कि उस समय जो संग्राहक थे, संग्राहक का बहुत ज्यादा वैल्यू था, बहुत ज्यादा था समाज में। क्योंकि वो लोग जंगलों में, विशाल जंगलों में, उस समय जानवर भी बहुत ज्यादा थे, खतरनाक खतरनाक, उन सब चीजों की जानकारियां वो लोग रखते थे, लेकिन कुछ ही लोग थे। तो एनसीईआरटी में ये जो फर्स्ट अध्याय, इसमें संग्राहक की भूमिका बहुत ज्यादा है और संग्राहक का बराबर कुछ न कुछ पूछते रहता है। अगला आ गया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। अब देखिए, जब हमारा देश क्या है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं बाढ़ ज्यादा आता है। तो इसमें हम लोगों का देश एक क्या है, विशाल देश है। यहाँ पे प्राकृतिक संपदाएं अपार हैं, इसलिए हमें सब चीजों को लेकर चलना होगा और सब चीजों की जानकारी चाहिए। तो इसमें एक टर्म आया कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। यहाँ से कुछ ऐसे स्थान है, कहाँ से, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी से, जहां लगभग आज से 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहां से, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां से। यहाँ में क्वेश्चन बराबर पूछ सकता है कि मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों, जो कि आज हमारे खाद्य मुख्य खाद्य पदार्थ है, इसको कहां से उपजाना आरंभ किया था। तो 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां से। उन्होंने भेड़,
बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में है। जहां विंध्य पर्वत है वहां के उत्तर में जो स्थान है उसको क्या बोला जाता है? उसको सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां बोली जाती है, जहां से सबसे पहले मनुष्य ने चावल और गेहूं को उपजाया था, जौ को उपजाया था। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें पढ़ना चाहिए। अब तब और भी जो है इसको हम लोग कितने पार्टों में पढ़ेंगे, बहुत सारे पार्टों में पढ़ेंगे, जिससे धीरे धीरे वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ऐसे ही अच्छे और बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा और दोनों का जो है नोट्स आपको पूनम एकेडमी चैनल पर मिलेगा। इसलिए अपनी तैयारी को धारदार देना चाहते हैं और किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आपको बेस बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग पूनम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।